सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं प्रिंस द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ईजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये डिटेल वीडियो होगी। इस वीडियो में हम ईजमेंट के अंदर उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डिफिनीशन, उसकी स्टैट्यूटरी डिफिनीशन, नेचर ऑफ ईजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ईजमेंट, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेज मिली हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ईजमेंट के इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या लिखना है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। जो मानव है वो एक सामाजिक जानवर है। कैसे कह सकते हो ये आप? दोस्तों आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हम सब एक वेल डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था। पहले अपन जंगल में कहीं भी रहते थे, कुछ भी मिलता था तो खा लेते थे, कपड़े भी नहीं होते थे हमारे पास, ऐसे नंगे पुंगे घूमते रहते थे, है ना। तो कुछ नहीं था हमारे पास। आज हम एक वेल डेवलप्ड और एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहते हैं। आज हमारे पास सारे अधिकार हैं, सारी लायबिलिटीज़ हैं, सारे राइट्स हैं। बट पहले ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो ये जो राइट ऑफ ईजमेंट है ये तब से स्टार्ट हुआ दोस्तों जब से जमीन पर, धरती पर ये मानव सभ्यता आई, ठीक है। द राइट ऑफ ईजमेंट केम इन टू बींग सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से ये ईजमेंट का अधिकार था। वो अलग बात है कि हम क्या करते हैं, इसको जानते नहीं थे, इसके बारे में समझते नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते थे। जो लोग उस समय थे इसका इस्तेमाल करते थे। वो अभी हमें कोडिफाइड लॉ के रूप में मिला, पर पहले भी इसका इस्तेमाल होता था। इसकी शुरुआत जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से राइट ऑफ ईजमेंट भी आया हमारे पास, ठीक है दोस्तों। आगे क्या बोलता है कि इट ओरिजिनेटेड व्हेन मैनकाइंड वाज लेफ्ट विद वाइल्ड लाइफ एंड स्टेब्लिश ऑर्गेनाइज सोसाइटी एंड स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले हम वाइल्ड लाइफ के साथ रहते थे, जंगलों में रहते थे, कुछ भी खाते थे, कपड़े नहीं थे हमारे पास, ठीक है। तब से वहाँ से उठकर जब हमने एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाई, ठीक है, एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी बनाई, ठीक है, और हम ग्रुप्स में रहने लगे, एक दूसरे की हेल्प लेने लगे, तब से राइट ऑफ ईजमेंट का ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे क्या बोलता है कि जो ये राइट ऑफ पोजीशन है, ठीक है, जो हमें पोजीशन का अधिकार देता है, ठीक है, ऑफ अ पर्सन was recognized at the same time it was also recognized that no one should use his property in a way so as to affect others in adverse way। देखो दोस्तों जब हमें राइट ऑफ पोजेशन का अधिकार मिला उसी समय हमें ये भी अधिकार मिला, ये भी ऑब्लिगेशन, ये भी ड्यूटी हुई कि हम अपनी प्रॉपर्टी को या एक इंसान को अपनी प्रॉपर्टी इस तरीके से यूज़ करनी चाहिए जिससे कि दूसरे के राइट्स और दूसरे की प्रॉपर्टी को कोई हानि ना पहुंचे, उसको अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने में कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। जो राइट्स है रिलेटिंग ईजमेंट हैव बीन इन प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम्स। मतलब ये एंशियंट टाइम से भारत में क्या हो रहा है, इस अधिकार को क्या किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। ये तो हमने अभी तक देखा कि इसका इंट्रोडक्शन देखा। अब देखिए इसकी जो स्टैच्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन है, मतलब इसको मतलब एक लीगल पहचान कहाँ से मिलती है, तो इसको लीगल पहचान मिलती है दोस्तों इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के अंदर इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 ईजमेंट के बारे में ही पूरा एक्ट है और बात करता है सारे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ईजमेंट के बारे में, ईजमेंट्री राइट्स के बारे में। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते तो अब पढ़ते हैं डिफिनीशन ऑफ ईजमेंट। अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग प्रकार की डिफिनीशन दी है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले सालमन के हिसाब से क्या डिफिनीशन बनती है ईजमेंट की। तो सालमन कहते हैं कि ईजमेंट वो लीगल सर्वेंट है जो एक्सरसाइज किया जाता है ऑन सम अदर पीस ऑफ लैंड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पीस ऑफ लैंड। सालमन का कहना है कि ये एक ऐसा लीगल राइट है जो कि हम एक्सरसाइज करते हैं किसी और की जमीन पर, मतलब किसी और पीस ऑफ लैंड पर, फॉर द बेनिफिशियल ऑफ पीस ऑफ लैंड, एक जमीन को एंजॉय करने के लिए, एक जमीन को उसका फ़ायदा लेने के लिए हम
दूसरी ज़मीन का जब यूज़ करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी लैंड का जब यूज़ करते हैं, तो वहीं पे ईजमेंट का राइट्स ऑरिजिनेट होता है। ये साल्मन के हिसाब से कहा गया, ठीक है। अब पीकॉक ने क्या बोला है, पीकॉक वो मोर वाला पीकॉक नहीं है, ये पीकॉक ज्यूरिस का नाम है, उनका है, ठीक है। इनके हिसाब से ईजमेंट इज सच अ प्रिविलेज, ये एक प्रिविलेज है विदाउट प्रॉफिट, बिना किसी प्रॉफिट के, विच एन ओनर ऑफ डोमिनेंट हेरिटेज रिसीव्स फ्रॉम द ओनर ऑफ द लैंड ड्यू टू which owner of that property cannot exercise his complete rights or does nothing for the advantage of earlier occupier। ये डिफिनीशन समझने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, वो ये है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस डिफिनीशन को समझने से पहले ये चीज, डोमिनेंट हेरिटेज क्या होता है और सर्विएंट हेरिटेज क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी थ्योरी पढ़ें तो द लैंड फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ विच द राइट एग्जिस्ट इज कॉल्ड द डोमिनेंट हेरिटेज एंड द ओनर और ऑक्युपायर देयर ऑफ इज कॉल्ड द डोमिनेंट ओनर, ठीक है। ये देखिए, अब इसको मैं आपको समझा देता हूं डोमिनेंट हेरिटेज और सर्विएंट हेरिटेज होता क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है और एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये एक ए की प्रॉपर्टी है और ये बी की प्रॉपर्टी है। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। और ये एक रोड निकली हुई है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक तालाब है, ठीक है, तालाब है। अब देखिए, बी को रोड से कनेक्ट करने के लिए रास्ता है, तो बी जो है मार्केट वार्केट जाने के लिए इस रास्ते से आराम से जा सकता है, ये वाले रास्ते से, ठीक है। लेकिन ए जो है उसके लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर उसको जाना पड़ेगा तो तालाब पार करके जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो ए क्या करता है, अपनी इस प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए, मतलब इस प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल इंजॉयमेंट करने के लिए वो क्या करता है कि वो बी की प्रॉपर्टी से थोड़ा सा, मतलब बी की प्रॉपर्टी को इंजॉय करता है और इस रास्ते से कनेक्ट कर लेता है अपने आप को। तो इतनी जो बी की प्रॉपर्टी ए यूज कर रहा है फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं दोस्तों ईजमेंट राइट। यहाँ पे समझ गए ना। अब देखिए, जो ये ए है, इस केस में ए जो है वो बी की इतनी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, ठीक है, ये ए का राइट है, तो ए यहाँ पे डोमिनेंट ओनर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, डोमिनेंट ओनर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ए की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डोमिनेंट हेरिटेज, ठीक है। और जो बी होगा यहाँ पे, जिसकी प्रॉपर्टी यूज की जा रही है, वो सर्विएंट ओनर हो जाएगा, ठीक है, वो सर्विएंट ओनर हो जाएगा। और जो बी की प्रॉपर्टी है वो सर्विएंट हेरिटेज हो जाएगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि द लैंड फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ विच, जिस जमीन को इंजॉय करने के लिए द राइट एग्जिस्ट इज कॉल्ड द डोमिनेंट हेरिटेज, जिस जमीन का इंजॉय करने के लिए जो राइट मिलता है उस प्रॉपर्टी को डोमिनेंट हेरिटेज बोलते हैं। मतलब वहां पे जो मैंने एग्जांपल समझाया, ए की प्रॉपर्टी डोमिनेंट हेरिटेज हो जाएगी और जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट ओनर हो जाएगा। और जो यहाँ पे द लैंड ऑन विच द लायबिलिटी इज इम्पोज, किस जमीन पर लायबिलिटी इंपोज हो रही है, राइट ऑफ ईजमेंट किस प्रॉपर्टी पर मिल रहा है, बी की प्रॉपर्टी पर, तो बी यहाँ पे सर्विएंट ओनर हो जाएगा और बी की प्रॉपर्टी सर्विएंट हेरिटेज हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो यही यहाँ पे पीकॉक ने बोला है, यहाँ पे पीकॉक ने यही समझाने का प्रयास किया है कि जो ईजमेंट है ना, वो एक प्रकार से प्रिविलेज है, ठीक है, एक विशेष अधिकार है जो विदाउट प्रॉफिट के होता है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं लिया जाता है, ठीक है। जो ओनर होता है डोमिनेंट हेरिटेज का, मतलब वहां पे एग्जांपल से समझिएगा, जो डोमिनेंट हेरिटेज कौन सी थी, ए की प्रॉपर्टी, तो डोमिनेंट ओनर कौन हुआ, ए हुआ। तो यहाँ पे जो ओनर होता है डोमिनेंट हेरिटेज का, उसको ईजमेंट्री राइट मिलते हैं उस ओनर से जिसकी जमीन पर ईजमेंट्री राइट उसको मिले थे। मतलब बी के जो ओनर है दूसरी लैंड का, बी, वो उसके प्रॉपर्टी पर मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है विच ओनर दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सरसाइज हिज कंप्लीट राइट्स। अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं, वो प्रॉपर्टी बी की है, तो बी, अब आप बोलोगे कि बी का मन है दे चाहे ना दे, लेकिन यहाँ पे ये जो ईजमेंट्री राइट है वो क्या करता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि which owner of that property cannot exercise his complete right। बी अपनी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से एंजॉय करने का अधिकार रखता है, लेकिन राइट ऑफ ईजमेंट के कारण प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सरसाइज हिज कंप्लीट राइट, वो अपने राइट्स को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और डज नथिंग फॉर द एडवांटेज ऑफ अर्लियर ऑक्युपायर, और एक उसके लिए
एक एंजॉयमेंट के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है ना। तो यही होता है ईजमेंट्री राइट, पीकॉक ने यही समझाया दोस्तों। क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसने क्या बोला है, एक केस था वी प्रभु वर्सेस एम प्रभु, ये 1993 का केस है। इसमें क्या बोला गया, इट वॉज हेल्ड दैट easement is such a right which provides independent and uninterrupted use of property to the owner। easement एक ऐसा right है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी टू द ओनर मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को इंडिपेंडेंटली और अनइंटरप्टेडली यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको रास्ता ही नहीं दिया जाएगा, है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे, मान लो हमारे घर से मेन रोड कनेक्ट नहीं होती है, हम बीच में फंस गए, तो अब अगल बगल पड़ोसी क्या कर लें, दीवार बना लें, आपको निकलने ही ना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ईजमेंट्री राइट का ऑरिजिनेट किया है, ईजमेंट्री राइट इसीलिए दिया गया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, एट द सेम टाइम ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन दैट ही विल नॉट क्रिएट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द लैंड ऑफ हिज नेबर। ठीक है, जब उसको ईजमेंट्री राइट मिलता है तो ये एक की ड्यूटी भी है, मतलब जिसको मिला है ईजमेंट्री राइट, ये ड्यूटी भी है उसकी कि वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना करे अपनी पड़ोसी के लैंड पर। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि ईजमेंट एक राइट है एंड इट मस्ट रिलेट टू डूइंग ऑफ एन एक्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन लैंड विच इज नॉट हिज ओन। ईजमेंट एक ऐसा राइट है जिसका मतलब है कि कुछ करने से है, ठीक है, किसी और प्रॉपर्टी विच इज नॉट हिज ओन, अपनी ही प्रॉपर्टी पर ईजमेंट्री राइट नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे वहां पे मैंने एग्जांपल पे समझाया, ए को अपनी ही प्रॉपर्टी पे ईजमेंट्री राइट नहीं मिलेगा, किसी और पीस ऑफ लैंड पे, ठीक है, अदर पीस ऑफ लैंड पे उसको ईजमेंट्री राइट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शालमन की डिफिनीशन में हमने एक वर्ड पढ़ा था लैंड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे द वर्ड लैंड यूज्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज, पहले और सेकंड क्लॉज में जो लैंड वर्ड का यूज किया गया है, इसका मतलब है कि थिंग्स परमानेंट अटैच टू द अर्थ, मतलब जो पृथ्वी से परमानेंटली अटैच्ड है, इमूवेबल कह सकते हो आप, जिसको मूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है जो बेनिफिशियल इंजॉयमेंट, उसमें जो एक फ्रेज लिखा गया उसका क्या मतलब होता है कि आप उसको पॉसिबल कन्वीनियंट रूप से रिमोट और उसका एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, एंड मेयर इम्यूनिटी एंड द एक्सप्रेशन, और जो एक्सप्रेशन है दूसरा टू डू समथिंग, टू डू समथिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल एंड अप्रोप्रिएशन बाय द डोमिनेंट ओनर फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ द डोमिनेंट हेरिटेज, मतलब कि जो डोमिनेंट हेरिटेज है उसका इंजॉय करने के लिए कुछ करने से है या कुछ ना करने से है। क्लियर है दोस्तों। आगे भी है, और एनी पार्ट ऑफ द सॉयल ऑफ द सर्बियंट हेरिटेज, सर्बियंट हेरिटेज की प्रॉपर्टी पर, और एनीथिंग ग्रोइंग और सब्सिडिंग देयर ऑन, कहने का मतलब कि कोई भी ऐसी, मतलब हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारी पड़ोसी को भी उससे दिक्कत हो, हम उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ अवर प्रॉपर्टी, बट वी विल नॉट डू एनीथिंग विच विल ऑब्स्ट्रक्ट द नेबर प्रॉपर्टी। क्लियर है दोस्तों, ये था मेन इसका उद्देश्य ईजमेंट्री राइट का। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी स्टैच्यूटरी डिफिनीशन क्या होती है ईजमेंट, जो कि इंडियन ईजमेंट एक्ट के सेक्शन 4 में दी गई है। क्या बोलती है, देखिए ध्यान से समझिएगा। एन ईजमेंट इज अ राइट, ईजमेंट एक अधिकार है, विच द ओनर और ऑक्युपायर ऑफ द सर्टेन लैंड, मतलब किसी प्रॉपर्टी का जो ओनर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो ओनर है या उसको, उसका जो ऑक्युपायर है, मतलब रहता है वहां पे, ठीक है, एज सच फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ दैट लैंड, तो उस प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए, ठीक है, कुछ करने के लिए या फिर कुछ प्रिवेंट करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, ठीक है, वो इंजॉय करता है दूसरे की प्रॉपर्टी को, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सर्टेन अदर लैंड नॉट ऑफ हिज ओन। ठीक है, कहने का मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी पर नहीं, किसी और की प्रॉपर्टी पर। यहाँ मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल से मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना कि एक प्रॉपर्टी है ए की और एक प्रॉपर्टी थी बी की, तो ए जो है उसको ईजमेंट्री राइट बी की प्रॉपर्टी पे मिलेगा। अगर वो चाहे कि ए अपनी ही प्रॉपर्टी पे ईजमेंट्री राइट उसको मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यही स्टैच्यूटरी डिफिनीशन है इंडियन ईजमेंट एक्ट के सेक्शन 4 में, यही चीज़ बताई गई है कि एन ईजमेंट इज अ राइट विच द ओनर, मतलब उस लैंड का जो ओनर होगा या फिर ऑक्युपायर ऑफ द सर्टेन लैंड, उस लैंड का ऑक्युपायर होगा, ठीक है, वो बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए कुछ करता है या कुछ करने से रोकता है, ठीक है, टू प्रिवेंट समथिंग बीइंग डन, कुछ ना हो इसलिए रोकता है। ठीक है, देखिए इन और अपॉन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अदर लैंड, किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर,
क्लियर है दोस्तों, किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर। ठीक है, अब ये मैंने डोमिनेंट और सर्वेंट हेरिटेज बता ही दिया, सर्वेंट ओनर्स भी बता दिया कि क्या होता है, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसेंशियल पढ़ते हैं ईजमेंट की। ईजमेंट के क्या इसेंशियल होते हैं, तो सबसे पहले डोमिनेंट और सर्वेंट हेरिटेज होना चाहिए, दो आदमी होने चाहिए। ठीक है, एक डोमिनेंट हेरिटेज और एक सर्वेंट हेरिटेज प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, और डोमिनेंट होगा, हेरिटेज होगा और सर्वेंट हेरिटेज होगा, तो उसका डोमिनेंट और सर्वेंट ओनर भी होगा। क्लियर है दोस्तों, ये है पहला इसेंशियल है इसका। दूसरा इसेंशियल क्या है, डोमिनेंट और सर्बियन टू बी सेपरेट, मतलब डोमिनेंट हेरिटेज और सर्बियन हेरिटेज अलग अलग होनी चाहिए, है ना, एक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा कि अपनी ही प्रॉपर्टी पर ईजमेंट्री राइट नहीं मिलता है। ठीक है, और देखिए तीसरा जो है वो क्या बोलता है, फॉर द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए, सिर्फ बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए, किसी और पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए। ये ईजमेंट का थर्ड इसेंशियल है। ठीक है, और चौथा है और जो कि लास्ट है, पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है, पॉजिटिव तब होता है जब हम किसी को कुछ करने से रोकते नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे डिफिनेशन में लिखा था ना कि टू डू समथिंग या फिर टू प्रिवेंट समथिंग, तो जहाँ पे टू डू समथिंग कुछ करना होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव ईजमेंट आ जाता है, और जहाँ पे कुछ मतलब हम किसी को रोक रहे हैं वहाँ पे निगेटिव ईजमेंट हो सकता है। ठीक है, ईजमेंट दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और जब पॉजिटिव ईजमेंट होता है वो क्या होता है कि जब डोमिनेंट ओनर कुछ करता है, कोई एक्ट करता है अपने ईजमेंट्री राइट को एक्सरसाइज करने के लिए दूसरे की प्रॉपर्टी पर, तो वो पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब कि चौथा इसका एसेंशियल है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ ईजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के टाइप्स बताए गए हैं ईजमेंट की। और 4 प्रकार के क्या क्या है, पहला है कंटिन्यूअस ईजमेंट। बहुत इजी है दोस्तों, कंटिन्यूअस आपको पता ही चल रहा है कि जो कंटिन्यू हो। ठीक है, मतलब इस टाइप के ईजमेंट को करने के लिए हमें किसी काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये मतलब हमेशा कंटिन्यू ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करोगे तभी ये ईजमेंट्री राइट मिलेगा। जैसे एग्जांपल, राइट टू टेक सनलाइट, है ना, सूर्य की किरण लेने का अधिकार। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ करोगे तभी आपको सूर्य की किरण मिलेगी, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये कंटिन्यूअस ईजमेंट का उदाहरण हो गया। डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस ईजमेंट का उल्टा, मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा उसको ईजमेंट्री राइट मिलने के लिए। जैसे राइट टू वे, रास्ता निकलने के लिए, अगर आपको रास्ते का अधिकार चाहिए तो आपको परमानेंट उस रास्ते से निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 1 साल तक उस रास्ते से निकलना बंद कर दो, तो अगर बंद कर दिए तो आपकी जो ईजमेंट्री राइट है वो भी खत्म हो जाएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट। अब अपीरेंट ईजमेंट क्या होता है, तो अपीरेंट ईजमेंट क्या होता है दोस्तों कि इस टाइप के ईजमेंट में राइट इज शोन विद द हेल्प ऑफ सम साइन, मतलब जो अधिकार होता है वो किसी पर्टिकुलर साइन के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, तो नालियाँ होती हैं, तो अब नाली तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ हमारा ही पानी उस नाली में जाएगा। ठीक है, सबका पानी, कॉलोनी भर का पानी आएगा, तो वहाँ पे एक साइन लगा रहता है नाली का कि दिस इज द गटर, तो ये वाला अपेरेंट ईजमेंट में आ जाएगा। नॉन अपेरेंट ईजमेंट में क्या होता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर साइन की जरूरत नहीं पड़ती। इतना आप समझ लेना, इसमें इतना लिख देना कि अ नॉन अपेरेंट ईजमेंट डज नॉट कम विद एनी पर्टिकुलर साइन, और अपेरेंट ईजमेंट कम विद अ पर्टिकुलर साइन। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, तो ये है टाइप्स ऑफ ईजमेंट भी हो गया हमारा। अब देखिए इलस्ट्रेशन में आपको समझा देता हूं। जैसे देखो, अ राइट इज अनेक्स टू ए राइट इज, ए का जो अधिकार है वो बी के घर से जुड़ा हुआ है, टू रिसीव लाइट बाय द विंडोज विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन बाय हिज नेबर। ठीक है, अब जैसे देखो, मान लो दो बगल में एक घर है, ठीक है, एक आपका घर है, एक पड़ोसी का घर है। ठीक है, तो सनलाइट लेने का अधिकार आपका भी है ना, तो अब भी ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी मतलब वहां पे दीवार बना दे या विंडो लगा दे। तो ये जो है एक कंटिन्यूअस ईजमेंट का अधिकार हो गया, मतलब ये कंटिन्यू है। क्लियर है, अब देखो डिसकंटिन्यूअस का ईजमेंट क्या होगा, अ राइट ऑफ वे, जो ए का राइट ऑफ रास्ते का अधिकार है वो ए के हाउस से बी के लैंड से होकर गुजरता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि मेन रोड से कनेक्ट होने के लिए ए को बी के प्रॉपर्टी से जाना पड़ेगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट हो जाएगा। अगर ए उस रास्ते से जाना बंद कर देता है, ठीक है, तो वो डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट हो जाएगा और उसकी ईजमेंट्री राइट खत्म हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, अब देखो जैसे यहाँ पे थर्ड है अपेरेंट ईजमेंट का इलस्ट्रेशन क्या है कि ए की जो जमीन है वो वहां से पानी बी के जमीन पर जाता है,
ठीक है, बाय एन एडिक्वेट एक्विडक्ट एंड ड्रॉ ऑफ वाटर देंस बाय ड्रेन, एक नाली से होकर गुजरता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर साइन होता है, तो उस पर्टिकुलर साइन के पर्टिकुलर जहाँ पे साइन हो वहाँ पे समझ लेना अपीरेंट ईजमेंट है। लास्ट वाला क्या है, नॉन अपीरेंट ईजमेंट का, अ राइट अनेक्स टू एज हाउस टू प्रिवेंट बी फ्रॉम बिल्डिंग ऑन हिज ओन लैंड, ठीक है। जब अपीरेंट ईजमेंट क्या होता है, जब किसी को आप उसकी प्रॉपर्टी पे ही कुछ करने से रोकते हो, ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन अपीरेंट ईजमेंट। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट की क्या मतलब प्रकृति है, नेचर क्या है, ठीक है। तो देखो, द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 स्टेट्स इन सेक्शन 6, सेक्शन 6 में बताता है कि जो ईजमेंट होगा वो परमानेंट भी हो सकता है ना, परमानेंट भी हो सकता है, मतलब परमानेंट के लिए दे दिया, या फिर फॉर अ टर्म ऑफ ईयर, या कुछ सालों के लिए भी हो सकता है, या फिर अदर लिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकता है, मतलब कि पर्टिकुलर बता दिया कि 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, ठीक है, अदर लिमिटेड पीरियड के लिए हो गया, या सब्जेक्ट टू पीरियडिक इंटरप्शन, या फिर कोई ऐसी मतलब कंडीशन लगा दिया कि पीरियडिक इंटरप्शन के कारण होगा कि ऐसा होगा तो आपका ईजमेंटरी राइट खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। और एक्सरसाइजेबल ओनली एट अ पर्टिकुलर प्लेस, या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आपको ईजमेंटरी राइट मिल रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है, या एट सर्टेन टाइम्स, या किसी टाइम पर कि दीपावली के बाद आपका क्या होगा, ईजमेंटरी राइट खत्म हो जाएगा। तो मतलब परमानेंट भी हो सकता है, या फिर साल के लिए भी हो सकता है, या किसी लिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकता है, या पीरियडिक इंटरप्शन के लिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, या कुछ सर्टेन टाइम्स के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिटवीन सर्टेन आवर्स, या कुछ घंटे के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी हो सकता है, कोई काम के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी कंडीशन पे भी हो सकता है कि आप ऐसा करोगे तो आपको ईजमेंटरी राइट मिलेगा, तो कंडीशन भी अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। समझ गए आप इतना, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, या फिर एक और है लास्ट, किसी परफॉर्मेंस या फिर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड एक्ट पर भी बेस्ड हो सकता है। वो कह सकता है कि आप ऐसा करोगे तो आपको ईजमेंटरी राइट मिलेगा, या आपको बोल सकता है कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तभी आपको ईजमेंटरी राइट मिलेगा। तो समझ गया ना कि मतलब ये परमानेंट भी हो सकता है, नॉन परमानेंट भी हो सकता है, साल के लिए भी हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर भी हो सकता है, किसी चीज़ को करने पर भी हो सकता है, किसी चीज़ को रोकने पर भी हो सकता है। तो ये नेचर है ईजमेंट का। अब ईजमेंट इम्पोज कौन कर सकता है, तो सेक्शन 8 के हिसाब से ईजमेंट इम्पोज किया जाता है किसी के द्वारा भी उस सर्कमस्टेंस में जहाँ पे जिस हद तक उसके पास ट्रांसफ़र करने का राइट हो, ट्रांसफ़र इज इंटरेस्ट, उस हद तक उसको इम्पोज करने का ईजमेंट प्राप्त है, जहाँ तक उसको उस राइट उस ज़मीन पर जो राइट है उसको ट्रांसफ़र करने का उसके पास अधिकार हो, ठीक है, ऑन विच द लाइबिलिटी इज टू बी इम्पोज्ड। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ, मैंने कोई एक प्रॉपर्टी लीज पर ली, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी मैंने लीज पर ली, और उस प्रॉपर्टी मैंने लीज पर ले ली, तो मैंने उसका राइट ऑफ पोजीशन ले लिया। तो अब राइट ऑफ पोजीशन है तो मैं किसी को भी ईजमेंटरी राइट दे सकता हूँ कि आप मेरी प्रॉपर्टी से निकल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझ सकते हो, यहाँ से एग्जाम्पल दिया है, ए एक टेनेंट है, किराएदार है बी के घर पर, ठीक है, एक लीज पर रह रहा है। ए जो है एक टेनेंट है बी के घर पर, ठीक है, लीज पे रह रहा है, अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ 20 ईयर। ए जो है बी के घर में 20 साल के लिए रह रहा है लीज पर, ठीक है, किराए से रह रहा है, 20 साल तक रहेगा वो, एंड हैज़ पावर टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट अंडर द लीज। अब देखो, ए जो है 20 साल के पहले किसी और को भी, सी को भी क्या कर सकता है, उसके पास अधिकार है कि वो उस प्रॉपर्टी को लीज पर भी चढ़ा सकता है। ए के पास पावर है कि वो इम्पोज कर सकता है ईजमेंट को ऑन द लैंड टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द टाइम दैट ही लीज एग्जिस्ट और फॉर एनी शॉर्टर पीरियड। मतलब 20 साल के अंदर के लिए ही, मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो 15 साल हो चुके हैं और ए जो है वो अब क्या करे 7 साल के लिए लीज पर दे दी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जो लीज का टाइम है वो 5 साल ही बचा है। तो 5 साल से कम या 5 साल तक वो क्या कर सकता है, उसको इम्पोज कर सकता है ईजमेंटरी राइट। तो यही है सेक्शन 8 में बताया गया है। आगे क्या बोलता है, हैंस इट इज क्लियर दैट द वर्ड इम्पोजिशन मीन्स द क्रिएशन ऑफ एन ईजमेंट। इम्पोजिशन का मतलब है कि ईजमेंट कौन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, बाय एनी वॉलंटरली एक्ट, मतलब वॉलंटरी एक्ट के द्वारा, बाय द ओनर और द लेसी और एनी अदर पर्सन हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑफ द सर्बियंट लैंड। मैंने आपको समझा दिया है कि कोई भी इम्पोज कर सकता है जिसके बाद इंटरेस्ट ट्रांसफर करने का राइट हो। क्लियर है, चाहे फिर वो कोई भी हो, ठीक है, ये ओनर हो या फिर लेसी हो, कोई भी हो सकता है। आगे क्या बोलता है ये,
कि द ईजमेंट कैन बी इम्पोज बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। अब 3 पर्सन के बारे में बताया गया है कौन कौन ईजमेंट इम्पोज कर सकता है। कौन? बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मालिक। बाय द लेसी ऑफ द प्रॉपर्टी, लेसी मतलब जो जिसने लीज पर लिया है वो भी कर सकता है ईजमेंट, ठीक है। बाय एनी सच पर्सन हु हैज़ द पावर टू ट्रांसफर इंटरेस्ट इन द सर्विएंट प्रॉपर्टी, या फिर कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास पावर है कि सर्विएंट प्रॉपर्टी पर वो इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब सर्विएंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। एक बार नहीं समझ में आई होगी तो एक बार और देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा टफ टॉपिक है लेकिन आई होप क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।